सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि आपके विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के क्वेश्चंस को। ठीक है, और यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि इनको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से सेकंड पार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, अपघटनकर्ता अपघटक से आप क्या समझते हैं। ऑलरेडी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे अब मान लीजिए कोई जानवर मर गया है, कोई बिल्ली मर गई है, कोई कुत्ता मर गया है रास्ते में। ठीक है, तो आप देखिए कुछ दिन तक तो उसको कोई उठाता नहीं है, किसी ने उठा दिया तो कहीं ले जाकर के उसको फेंक देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको जमीन के नीचे दफना देते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि वो ऐसे खुले में ही पड़े रहते हैं। तो खुले में ही पड़े 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 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल है, इसमें कुछ अपघटनकर्ता जो जीवाणु और कवक होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको खाना शुरू करते हैं। खाते 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 फिर उनको एक तरीके से मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जटिल पदार्थ है, जो शरीर है, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, उसके शरीर को अपघटनकर्ता जो होते हैं, जो जीवाणु और कवक होते हैं, ये उनको सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से पर्यावरण की सफाई करते हैं, क्योंकि अगर वो पर्यावरण में ऐसे बने रहते और सड़ते रहते तो उससे कहीं ना कहीं और बीमारियां फैलती। लेकिन धीरे धीरे ये जीवाणु और कवक उनको क्या कर देते हैं, उस पूरे के पूरे शरीर को एक तरीके से क्या कर देते हैं, वो राख में बदल देते हैं, या उसको एक तरीके से सरल पदार्थ या मिट्टी की तरह मिट्टी में बदल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। अपघटनकर्ता होते क्या, तो ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, और इन्हें हम प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। जैसे हमारे गांव में या हमारे आसपास की जगहों पर सफाई कर्मी आते हैं सफाई करने के लिए, वही काम ये अपघटनकर्ता करते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण की क्या होती है, सफाई होती है, जब वो जीवों को खा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपघटनकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पर्यावरण की सफाई करते हैं। अक्सर आप देखिए वो सारी चीजों को खा लेते हैं, बस केवल बाद बाद में बचती क्या है, हड्डियां बचती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता है जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक पदार्थ हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादकों को खाते हैं, यानी कि जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें खरगोश होता है, टिड्डी है, हिरन है, हाथी है, घोड़ा है, ये सब एक तरीके से शाकाहारी जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों को ही खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, तृतीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल दिए, तो तृतीयक उपभोक्ता में सांप आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेढक है वो कीड़ों को खा लेता है, और मेढक को कौन खा लेता है, सांप खा लेता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो सर्वोच्च उपभोक्ता में मनुष्य और बाज आता है, जो कि सभी चीजों को खाते हैं, इसीलिए सर्वाहारी में मनुष्य को भी रखा गया है, बाज तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, रुधिर का पीएच कितना होता है। तो ये 7.4 होता है। ये एक क्षारीय विलेन होता है। जो हमारा रुधिर, जो हमारा ब्लड होता है, हमारा हमारा खून होता है, वो एक क्षारीय विलेन होता है, क्योंकि इसका पीएच 7 से ऊपर होता है, 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है। तो 5 से 6 लीटर एक औसत व्यक्ति के अंदर इतना खून होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, धातुओं में सबसे आघातवर्ध होता है। तो सोना और चांदी। इन पर आघात करने से क्या होता है, ये और फैलते हैं, या इसीलिए सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक है। सबसे पहले चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, उसके बाद तांबा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगी होती है, उसका नाम क्या होता है। तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो हमारी हाथों की उंगलियों में लगाया जाता है। हम सभी लोग लगभग वोट देते ही हैं, तो हम सभी के उंगली में ये लगाया ही गया है, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 62 है, धातु किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, वे
धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो क्या है? लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम क्या है? तो फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। तो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा सदैव एक दिशात्मक होती है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 21 फरवरी 2016 से, लेकिन आप सभी लोगों को कैरी बैग पॉलीथीन दिख ही जाएगा मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 67 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे। तो लेकिन आप लोग यहाँ पर डेट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया, हालांकि फिर भी पॉलीथीन बिक रही है बाजार में, लोग सब्जियां उसमें लेकर के आ भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो लाल रुधिराणु। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में कौन कौन है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह अजीवित तरल पदार्थ होता है, इसमें लगभग 90% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, रुधिराणु कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, रुधिर के कार्य यानी कि रक्त के काम क्या है? तो पहला है रक्त का थक्का जमाना, यानी कि अगर कहीं पर भी हमें चोट लग जाती है तो रक्त का रुकना बहुत जरूरी है, तो ये काम रक्त करता है। फिर O2, CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? रुधिर बैंक वह बैंक है, यानी कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है, यानी कि किसी को भी जरूरत हो तो ब्लड बैंक से जाकर के वो ब्लड ले सकता है, तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार व समाज सेवी संस्थाएं रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट रुधिर शरीर के भार का होता है? तो शरीर के भार का 7% रुधिर होता है, रुधिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहला तो ये जो रेखाएं होती हैं ये समांतर बल रेखाएं होती हैं। दूसरा है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये हमेशा उत्तर से, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये उत्तर से चल करके दक्षिण की तरफ आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो एक सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को ही एक एम्पियर कहते हैं, Q इक्वल टू आई अपॉन टी के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टी की वैल्यू एक सेकेंड कर दी जाए तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु यानी कि जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, वे ही सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आता है? मनुष्य और बाज। क्वेश्चन नंबर 78 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को हम दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, हम क्या करते हैं? इस तरीके के जो अयस्क हैं सांद्रण के दौरान उनको हम अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि धातु के गलनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो धातु गलनीकरण, देखिए लोहे की छड़ होती है, अगर उसको आप देखिए 1 साल 2 साल ऐसे बाहर रखा हुआ है तो उस छड़ पर आप देखिए जंग लगने लगता है और उस पर से परत परत निकलने लगता है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर उसी लोहे के ऊपर हम एक पेंट लगा दें तो उस लोहे की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, उस पर जंग नहीं लगता है, तो इसी को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिस कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है, इसे गलवनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गलवनीकरण किया जाता है। जैसे हमारे घरों में लोहे के ग्रिल लगे होते हैं खिड़कियों पर, तो ग्रिल पर हम क्या करते हैं? उस पर पेंट लगा देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रमण रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 82 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों को खा जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखित। सुचालक में सोना है, एल्यूमिनियम है,
इसके अलावा चांदी और तांबा आपने देखा ही है। और कुचालक की बात करें तो रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, सूखी लकड़ी, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन से हैं? तो सर्वदाता में ओ आता है जो सभी को अपना रक्त दे पाता है, और सर्वग्राही में ए बी आते हैं जो सभी का रक्त ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करिए। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपके डिलीट एग्जाम में। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये भी अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो देखिए, मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, तो ए बी और ओ। तो प्रतिजन ए बी दोनों और प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, पूछता भी एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? तो धातुओं के, देखिए खनिज क्या होते हैं, धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें खनिज कहते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, CaCO3। अयस्क उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? पौधों से ही तो हम सांस लेते हैं, और सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो इस तरीके से मानव जीवन व जंतु जगत पूरा का पूरा समाप्त ही हो जाएगा अगर पेड़ पौधे खत्म हो गए तो। क्वेश्चन नंबर 90 है, रुधिर रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का, ए बी और ओ ऑलरेडी आपको पता चली गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को हम पिग आयरन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, और यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है? तो सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना, और किसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जैसे कि आप देखिए, जो खरगोश है वो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सांप की बात करें तो वो मेढकों को ढूंढता है, या इस तरीके की चीजों को ढूंढता है जो उसको खा पाए। इसी प्रकार से शेर की बात करें या हम चीता की बात करें तो वो भी मांसाहारी जीव होते हैं, तो वो भी शाकाहारी खाने, जो शाकाहारी जीव होते हैं जैसे कि हिरन हुआ या खरगोश हुआ, इनको ये खा जाते हैं। तो इस तरीके से सब एक दूसरे पर निर्भर है, पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर निर्भर है। तो सारे के सारे जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं, जीव निर्भर होते हैं, खाने के मामले में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित व त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। देखिए, ये सब के सब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछे हुए हैं 2020 में। क्वेश्चन नंबर 98 है, अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, वे अयस्क कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो रुधिर कणिकाएं हम सभी को पता है 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि RBC, फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, और फिर है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, समजात अंग किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से समझाइए, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना तो देखने में समान होती है, लेकिन इनके जो काम है वो क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो भ्रूणकीय विकास भी समान होता है परंतु सभी का कार्य क्या होता है, अलग अलग। अब घोड़े की टांग है चलने के काम आएगी, चमगादड़ के पंख है उड़ने के काम आएंगे, तो काम अलग अलग है लेकिन देखने में समान लगते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। और यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है सिद्धू एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा यानी कि घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।